ओके सो गुड इवनिंग एवरीवन। तो स्टार्ट कर लेते हैं यार। आज हम प्रीवियस लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस की थी और कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रेजिस्टेंस हमने डिस्कस किया हुआ था। तो अगर हम प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, आई गेस मोस्ट ऑफ यू हैव ऑलरेडी रेड दैट पार्ट, बट लेट्स से थोड़ा सा अगर रिव्यू करें कि पहले हमने देखा था सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, सो सीरीज कॉम्बिनेशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, दैट the current is in a single wire, so because of the single wire the current does not change in each resistor, so it is same throughout। तो ये बात पता चलती है कि करंट सेम होती है। देन प्रोसीजर क्या फॉलो करते हैं हम, वी कैलकुलेट आर इक्विवेलेंट बाय जस्ट समिंग अप ऑल दीज वैल्यूज, देन वी कैलकुलेट द करंट। जब हमें आर इक्विवेलेंट पता चल गया, हमें एक बैटरी पता है, सो वी बाई आर कर देते हैं तो आई की वैल्यू आ जाती है। देन करंट अगर पता चल गई, एज वी नो द करंट इन ऑल रजिस्टर इज सेम, so we can calculate the potential of all the resistors। So like that we also solve one example in the same scenario and we calculated the potential of each resistor। Then we talked about the parallel combination, or what is the rule of identification कि एक रेजिस्टर का स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट अगर सेम हो गया किसी रेजिस्टर के साथ तो वो पैरेलल में हो जाएगा। सो इन दिस फिगर हम देख सकते हैं कि फर्स्ट फिगर में पैरेलल पे हैं R1 और R2, while इन द सेकंड फिगर दे आर नॉट इन पैरेलल। तो फिर पैरेलल में खास बात क्या होती है, पैरेलल में होता है करंट स्प्लिट्स इन सम पर्टिकुलर डायरेक्शन ड्यू टू द स्प्लिटिंग ऑफ वायर। तो डिफरेंट वायर की वजह से डिफरेंट करंट स्प्लिट होती है। सो व्हाट इज द की पॉइंट है कि वो जो रजिस्टर है वो सारे एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुए और एक ही पॉइंट पे एंड हुए हैं। इसका मतलब ये होता है कि उन दोनों पॉइंट का तो फिक्स पोटेंशियल होगा। इसका मतलब है पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऑल द रेजिस्टर हैज सेम पोटेंशियल। अब हमें करना क्या होता है, स्टेप क्या फॉलो करते हैं, स्टेप स्टेप क्या फॉलो करते हैं कि हम आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो अगर हम स्टेप्स की बात करें तो पहले हम आर इक्विवेलेंट निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, 1 के रेशियो में, दैट 1/R इक्विवेलेंट इज 1/R1 1/R2 1/R3 करके। सर पैरेलल का कॉन्सेप्ट है। हाँ पूछे। सर एक डाउट है, मैं वीडियो ऑन करता हूँ। ओके पूछे। हाँ ये जो डायग्राम है इसे भी ये पूरा पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना? ये पूरा क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन है, बिकॉज इफ यू सी ऑल द रेजिस्टर्स आर हैविंग अ सेम स्टार्ट पॉइंट, बस जस्ट दीज आर कनेक्टेड विद द वायर ओनली। Okay, I'll draw your figure here so that everyone can have a proper look. In your figure, there are like multiple resistors connected with the wire. Then there is a set of again 2 resistors connected with the wire, and that is connected with the battery. So the Harsh showed this figure. So if we look in this figure, these resistors are starting from here and this. And I already told, if you see a same wire connected throughout, which means all these points are at same potential, they are not different. So it means this point and this point, all these points are connected directly to the battery, which means these wires all are having same starting point। Yes सर फिर करंट स्प्लिट होके और एक बार स्प्लिट होगा? हाँ, मतलब और स्प्लिट होके क्या, आप ये थॉट दे सकते हो कि डायरेक्टली 5 टाइम्स स्प्लिट हुआ है, बट अगर बेसिक फीलिंग देखें तो ये लेट से I1 है और ये लेट से करंट इसमें गई है I2, देन अगेन इसके 2 पार्ट होंगे, लेट से I3 I4 और इसके 3 पार्ट्स होंगे। So but logically these 2 points which I am marking with the red one, these 2 points are same because they are just connected by the wire। अगर बीच में ऐसे रेजिस्टर लगा दूं मैं, then these points are not same because resistor will consume some potential। So when there is no resistor, when there is only simple wire, I can always say all the points of a wire are having same potential, all these are same potential। सर So all these 5 resistor are having same starting and same end। आप पूछे। सर आपने बोला कि एक रजिस्टर अगर अपने बीच दो वायर के बीच में लगा दिया वो कंज्यूम करेगा एनर्जी हाँ या थोड़ी करंट। हाँ तो फिर वो 5 रजिस्टर में जो I1 और I2 में डिवाइड हुआ, हाँ वो 3 रजिस्टर को कंज्यूम नहीं करेंगे या चेंज हो वो जाएगा। 2 कंज्यूम करेंगे? हाँ, वो जो 2 कंज्यूम करेंगे उनका कंजम्पशन चेंज हो जाएगा। मतलब सपोज ये रजिस्टर है, ये 2 रजिस्टर है और लेट से इनका कुछ कंजम्पशन है,
अभी आप बोल रहे हो कि सर ये प्लेन वायर की जगह बैटरी से जो मैं वायर कनेक्ट कर रहा हूँ सर इसकी जगह यहाँ एक रेजिस्टर लगा दो, तो बेटा सर्किट में चेंज हो जाएगा करंट। मतलब लेट से पहले जा रही थी I इज इक्वल टू 1 क्लियर, और लेट से 50 0.5 दोनों में जा रही थी। बट जैसे ही मैं इस सर्किट में एक नया, पहले ये रजिस्टर नहीं था, अगर मैंने सर्किट में एक एक्स्ट्रा रजिस्टर लगा दिया तो अब ये 1 भी बदल जाएगा क्लियर, बिकॉज इसका भी इफेक्ट मिला के कंजम्पशन चेक करेंगे और लेट से करंट जो होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा, लेट से हो गया 0.75। तो अब ये डिफरेंट जाएगा, बट ये पक्का है कि रिटर्न होके सेम करंट इसमें पास होगी बिकॉज ये तो स्ट्रेट वायर में है। तो सर मुझे नहीं समझा कि करंट कम कैसे हुआ। करंट ओके कम होगा क्योंकि रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा ना सर्किट का, आर इक्विवेलेंट पहले 2 थे अभी एक और बढ़ गया तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया ना। सो I इज हाँ इक्वल टू V बाई R, सो करंट को कम होना पड़ेगा इसीलिए। सर या सर ऐसा कॉम्बिनेशन पॉसिबल है कि लाइक एक एंड 2 रेजिस्टर है और उसका एक एंड मीट होता है एक एंड स्प्लिट होता है, लाइक वो एक वायर से नहीं, दोनों एंड डिफरेंट वायर से जुड़े हैं। ओके, सो यू आर सेइंग समथिंग लाइक दैट कि 2 स्प्लिट हो रहे हैं रेजिस्टर, देन उसके बाद एक रेजिस्टर फिर 2 डिफरेंट वायर से कनेक्टेड है, समथिंग लाइक दिस। नहीं सर, 1 मिनट में ड्रॉ करके आप डायग्राम दिखा दिखाती दो, हूँ वीडियो चलेगा से। चलेगा। ओके जस्ट अ मिनट सर। ओके नो प्रॉब्लम, बट अभी आपको सीरीज एंड पैरेलल सबको क्लियर होना चाहिए एंड हाउ वी सॉल्व द सीरीज पैरेलल दैट शुड बी क्लियर। सो बाकी लोग तब तक ये क्वेश्चन रिव्यू करें, लास्ट जो हमने प्रीवियस में डिस्कस किया था क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तब तक सब लोग रिव्यू कर लें कि देयर वर 3 रजिस्टर्स इन पैरेलल, हमने पहले उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाला, देन वी सॉल्व्ड अकॉर्डिंगली। सर या 1 मिनट आपको दिख रहा है क्या सर? नो नो यू हैवंट स्विच्ड ऑन योर वीडियो। सर क्या है? Okay, I can see. Okay, now it's okay. Yeah, but they are not connected, na? You haven't connected हाँ these. हाँ, Okay, ये दोनों सेपरेट वायर से कनेक्ट हुए हैं। okay. We must know the start and end. Then only we can decide these things. तो अभी आपका फिगर तो ओके है, फिगर we can discuss. But the problem is, you see, the problem is these resistors are not connected. So you haven't defined a particular segment that from which they will be connected. Just join something, then we can discuss whether they will be in series or not. So just join all the circuit, means circuit should be completed first. So let's say there are n number of possibilities. Let's say if I join these two, I make it open only, then I connect it with the battery or some source with this. We can discuss this scenario also. We can discuss multiple scenarios. तो अगर आप कनेक्शन बता दे then we can discuss कि सीरीज होगा या पैरेलल। So let's everyone, let's have a look whatever I have drawn here. Let's see. सपोज ये एक R1 रजिस्टर है, ये एक R2 रजिस्टर है, ये R3 रजिस्टर है, बट हुआ ये है कि मैंने R1 और R2 को जो वायर से कनेक्ट किया उससे हमने बैटरी का पॉजिटिव कनेक्ट किया, फिर हमने R1 और R2 का जो एंड है उसको कनेक्ट करके एक बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट किया, अब R3 रह गया। तो इसका मतलब जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो मैं बता रहा हूँ व्हेन देयर इज अ स्ट्रेट वायर मींस डायरेक्ट वायर, देयर इज नो एलिमेंट लाइक रेजिस्टर इन बिटवीन, I can say this and this point are same with this. I can say these points are same. So I'll say that R1 and R2 are having same starting and same end because this is the wire also. So this is also the same point. So all these I am connecting with the black color. They all are just the same points. You can also draw them like this is the origin. So ये R1 है, ये R2 है और ये R3 ऐसे खाली है। अब R1 और R2 को आपने फिर से कनेक्ट कर दिया, R1 R2 को, और बैटरी से कनेक्ट किया तो R3 तो ओपन हो गया ना। और मैंने बताया कि इफ द सर्किट इज नॉट कंप्लीट, ये लाइन अगर ज्वाइन नहीं है वापस से तो R3 will be of no use.
So we'll say R1 and R2 are in parallel, R3 has no use. Okay, Niral, is it clear? Or you have drawn some certain connections? सर फिर से एक्सप्लेन करो ना प्लीज. ओके, चेक कर लेते हैं यार. देखें, सब लोग देखें यार. लेट्स से मैंने कुछ रैंडम कॉम्बिनेशन ले लिए. अच्छा, सबसे पहले एक चीज, बिफोर गोइंग टू ऑल दीज कॉम्प्लेक्सिटीज, लेट्स से सबसे पहले सारे स्टूडेंट्स को एक चीज माइंड में रखनी है. क्या? कि जब हम कभी बैटरी, मतलब ये हमारा सोर्स है, सोर्स से कितना भी रैंडम मैं कनेक्ट करूं, जब तक कि एनर्जी कंज्यूम करने वाला एलिमेंट नहीं आता, लाइक सपोज एक बल्ब लगा दिया मैंने, और इन आवर टर्म्स वील कॉल इट अ रेजिस्टर. जब तक कि हमने एक रेजिस्टर नहीं लगा दिया, एनर्जी चेंज नहीं होगी. एनर्जी चेंज का मतलब ये है कि लेट्स से ये एक बैटरी थी और मानते हैं कि ये पोटेंशियल है 0 और ये 20 वोल्ट की बैटरी थी, मतलब इसके पॉजिटिव वाले के पास कितना वोल्टेज होगा? 20 वोल्ट होगा. तो इसका हर एक पॉइंट 20 वोल्ट का होगा. दीज ऑल आर पॉइंट्स सेम इन टर्म्स, जब तक कि कोई एनर्जी लॉस नहीं होता. मतलब मैं ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आपको कहीं बहुत सारी वायर्स दिख रही हैं, फ्री वायर्स, दैट मीन्स दे आर जस्ट सेम पॉइंट्स. सपोज मैंने इस तरीके का एक फिगर बनाया, क्लियर? फिर मैंने इस तरीके का एक फिगर बनाया, समझना सब लोग ये, और फिर मैंने इस फिगर को और ऐसे कॉम्प्लेक्स बनाया. लेट्स सी. सो अब आपके लिए सोचना बहुत टफ हो जाएगा यार. वी हैव सो मेनी रेजिस्टर्स लाइक R1, R2, R3, this R4 and R5. This circuit looks a bit complex. If you see, this circuit looks a bit complex. But what is the logic here? Parallel. कि all are having the same point. Like अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ से यहाँ तक एक वायर है, that means this is a point. ये भी वायर है, ये भी वायर है. अब देखो ये भी, just these are wires. No instrument is connected till R4. That means this blue line drawn is same potential. The same is connected with the wire. तो बेटा वायर को चाहे जितना इधर उधर घुमाओ, all these points will have same potential. So I can also draw them from a single point. Like ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, ये R5 है. और ये देखो सबका, ये वायर है, जस्ट वायर है, मीन्स ये सारे पॉइंट्स भी क्या है? सेम है. तो ये सारे भी कनेक्शन क्या है? सेम पॉइंट है. मीन्स ऑल आर इन पैरेलल. सो द सर्किट में लुक कॉम्प्लेक्स, आपको उसे सिंप्लीफाई करना है, फील करना है. अब देखना प्रॉब्लम. सपोज इस सर्किट में मैं यहाँ पे एक रेजिस्टर लगा देता, ये ग्रीन कलर से जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एक रेजिस्टर है R6. अब स्टोरी बदल जाती. इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट which I am circling with this green color, कि ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट है, अब ये दोनों सेम नहीं है, बिकॉज R6 will consume some energy. तो हम ये नहीं कह सकते कि ये दोनों पॉइंट सेम तरह के हैं. तो हमें क्या करना पड़ेगा? फिर इन दोनों को हम ऐसे साथ में ऐड नहीं कर सकते हैं. तो ये हमारा फिगर होगा कि अब हम साथ में ऐड नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि बीच में क्या आ गया? एक R6 आ गया. तो R6 को अलग से ड्रॉ कर लेंगे. अब देखो, क्या ये वाला पॉइंट, एंड सर्कलिंग इट विद दिस हाइलाइटर, ये पॉइंट एंड ये पॉइंट, अब इनके बीच में कोई रेजिस्टर नहीं है. तो R4 और R5 को आप बोल सकते हो कि दे आर हैविंग सेम पॉइंट. तो अब अलग से बना लो, R4 और R5, इनको बोल सकते हो सर ये सेम पॉइंट पे है, R4 R5. डन. एंड इनका जो पॉइंट है वो कहाँ से कनेक्टेड है? R6 के एंड से, मतलब इस तरीके से. और ये पॉइंट तो अभी भी सारे कनेक्टेड है. यू कैन सी ऑल दीज आर कनेक्टेड. तो ये सारे कनेक्टेड है. तो अब देखो क्या हुआ, स्टेप हुआ कि ये these three they are having same start and same end. तो ये हो गए पैरेलल में. these two are having same start and same वो, तो ये हो गए अपना पैरेलल में. क्लियर? तो इस तरीके से हम इनको सॉल्व करते हैं. ये मैं आगे आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं. तो इस टेक्निक को बोलते हैं रिडक्शन टेक्निक. तो अभी हम इसका कंक्लूजन देखेंगे कि क्या आंसर होगा, कैसे हम इन चीजों को एक बार टैकल कर सकते हैं. पूछे? एनी डाउट? सर पोजीशन ऑफ बैटरी भी सिचुएशन को चेंज कर सकती है ना? क्या पूछा आपने? सेम एग्जांपल में अगर हम बैटरी को अलग अलग पोजीशंस पे रखेंगे हाँ, तो बैटरी पोजीशन विल आल्सो चेंज.
बैटरीज पोजीशन विल आल्सो चेंज द सिनेरियो। कैसे? सपोज आपने ये सॉल्व किया, ये एक रेजिस्टर है, ये एक रेजिस्टर है और ये एक रेजिस्टर है, ओके, और आपने इनको मिला के बैटरी से कनेक्ट किया। सो वी डिसाइड द करंट विद द बैटरी ओनली। सोचो आपने बैटरी यहाँ से कनेक्ट की है तो क्या होगा, करंट यहाँ पर आई, इट इज स्प्लिटेड इन टू पार्ट, और ये दोनों किस में कनेक्टेड है, सीरीज में, और फिर इनके साथ ये वाला किस में, पैरेलल में। डन। बट व्हाट इफ वी चेंज दिस पोजीशन ऑफ दिस बैटरी, लेट्स से बैटरी यहाँ पे लगा दी, पूरी स्टोरी बदल गई, पूरी स्टोरी चेंज हो गई। तो अभी हम चेक करेंगे कि कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल में, कैसे देखेंगे। क्लियर? तो हम ये सारे एग्जांपल अभी देखेंगे इन टर्म्स ऑफ मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। तो आज का स्टडी हमारा पूरा मिक्स्ड कॉम्बिनेशन को लेके ही है। उसके पहले जो हमें बेसिक चाहिए वो एक बार सब लोग रिव्यू कर लो, सारे लोग फिर से रिव्यू करते हैं। चले, स्पेशल पॉइंट क्या था कि अगर सेम टाइप के कैपेसिटर हैं, सॉरी सेम टाइप के रेजिस्टर्स हैं, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, सीरीज में कनेक्टेड है तो n टाइम्स ऑफ जितने रेजिस्टर होंगे, और अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो 1/n कर सकते हैं। तो डायरेक्टली हम ये चीजें निकाल सकते हैं। फिर मैंने बताया था कि अगर दो रेजिस्टर दिख जाए पैरेलल में तो इक्विवेलेंट जल्दी से निकाला करो, क्योंकि कई बार होता है 1/r इक्विवेलेंट में हम मिस कर देते हैं चीजों को। फिर उसके बाद हम बात करते हैं स्प्लिट रूल ऑफ करंट की, कि अगर हमें R1 में करंट चाहिए तो हम R2/R1 + R2 इंटू टोटल करंट कर लेते हैं। तो ये स्प्लिट रूल भी हमें याद रखना है। तो हम आज के क्वेश्चन चलेंगे और इस चीज को डिस्कस करेंगे, कैसे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन को। ओके Sir, या पूछें। sir, what if there are more than two splits? When there are more than two splits, then we need to solve from the basics only, considering certain equations. So that's why that part will be a bit difficult. If you are getting more than two equations, तो आपको 10th level पे solve करना complicate हो जाएगा. So that's why Individually solve करना पड़ेगा ना? yeah, you will need to use the basics potential equations only. ऐसा split rule direct लगा दोगे तो complicate हो जाएगा. हमने बताया था ना कि let's say R1, R2, R3 तीन अगर आ जाएंगे तो फॉर्मूला टाइप याद करने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट सॉल्विंग करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन हम वो भी देख लेंगे, ठीक है, आप याद दिलाना, जिसमें हम 3 करंट्स को स्प्लिट करके कर लेंगे। नहीं हमने किया ना पैरेलल कॉम्बिनेशन, यू रिमेंबर ना, वी कैलकुलेटेड ऑल 3 करंट्स। Yes, sir. हाँ सर किया था। Like that only we proceed. I'll just give an example just right after this. Okay, so अभी हमने क्या बताया कि in terms of mixed combination what we use is called reduction technique, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, रिडक्शन टेक्निक। ये टेक्निक का मतलब क्या होता है, यू टारगेट ऑन सम रेजिस्टर्स विच आर इन सीरीज और पैरेलल, और उनको उनके जगह पर उनका इक्विवेलेंट लगाना स्टार्ट कर दो। सो दैट टेक्निक इज कॉल्ड रिडक्शन टेक्निक। तो मैंने देखा कि ये दोनों जो रेजिस्टर है वो दिख रहे हैं साफ कि दोनों पैरेलल में है, दोनों का स्टार्ट भी वही है, एंड भी वही है, और करंट स्प्लिट होके वापस मैच कर जा रही है। तो इसलिए हमने इन दोनों का आर इक्विवेलेंट यहाँ पर रख दिया। ओके, फिर उसके बाद देखा कि ये दोनों तो सीरीज में दिखने लग गए, तो फिर से इनका आर इक्विवेलेंट निकाल दिया और फाइनल आर इक्विवेलेंट हमारा आ गया। जैसे ही फाइनल आर इक्विवेलेंट आता है हम करंट निकाल सकते हैं और फिर वापस से रिवर्स प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं, क्या, स्प्लिट एंड ऑल रूल्स। ओके, सो वील सी सम एग्जांपल्स एंड बेस्ड ऑन दैट ओनली विल डिस्कस कि कैसे ये सारी चीजें और बेटर हम कर सकते हैं। तो आज हम जो चीजें डिस्कस करेंगे वो हम कर लेते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन से रिलेटेड। क्या, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में बहुत सारे एग्जांपल हम देखेंगे आज, और उन पे आर इक्विवेलेंट निकालना सीखेंगे और सारी बाकी सारी चीजें देखेंगे। तो आज हम एग्जांपल वाइज ही पूरी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स से एग्जांपल वाइज बात करते हैं। कुछ ऐसा एग्जांपल गिवन है, okay, everyone need to draw this and solve it, so you must need to solve it. Let's see. So first you need to do is find the R equivalent. I'll write the resistors, all the values of these resistors, or just consider all these resistors are same. So I'll write all the resistors are same, having, let's say 10 ohm resistance.
सो बस बैटरी हम एक्स्ट्रा लगा देते हैं। सो लेट्स से बैटरी यहाँ पे 5 वोल्ट की बैटरी हमने कनेक्ट की हुई है। सो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। देन फाइंड द current in resistor B and D। सो B और D रेजिस्टर में हमें करंट फाइंड करनी है, ये हमारा सर टारगेट बी है। और डी रजिस्टर कौन से हैं? I'll just name A, B, C, D, E। So these are the names. So you need to target B and D. Okay, so start solving. Use the reduction technique, the best appropriate technique to solve this. First find the R equivalent, then current, and then apply whatever split rule and everything you already know. So as everyone has observed, I guess सबने ऑब्जर्व कर लिया होगा ये कि what is the first thing we know? We know that B and C looks parallel. It is very clear कि B और C पक्का parallel में है. So you can start solving with that. Okay, Zaid, it's not correct. Recheck your answer. So let's see. Sir, question. Okay. इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन तुरंत ड्रॉ करना है। रफ पेपर पे जहाँ पे आप सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन तुरंत ड्रॉ कर लो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होगा कि आप सॉल्विंग कर रहे हो और मैं आगे मूव कर गया, तो फिर बेटर रहेगा कि आपके पास क्वेश्चन होना चाहिए। ज़ैद स्टिल नॉट करेक्ट। First, everyone need to solve the R equivalent. I need the R equivalent first. Don't answer publicly, just answer in the chat box. I'll see whether it's correct or not. First, try to solve the R equivalent. Sir, R equivalent for what? Yugandhar, it's not correct. Yeah, Harshvardhan, it's correct. Good. So Harsh has got the answer. Okay, let me hint you with something. Let's see everyone. Sub focus kare dekhe. What is the first thing you see in this figure? We can see easily that B and C are parallel. Okay, सब लोग सुने यार। First thing we can see that B and C are parallel. अब पैरेलल का R इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? R इक्विवेलेंट निकालते हैं R1 into R2 upon R1 plus R2 if there are only two. और मैंने बताया if there are two तो ये बेस्ट मेथड होता है। बट एज यू सी स्मार्टनेस क्या है? स्मार्टनेस है टू गेट कि एग्जैक्टली पूछा क्या है। सारे रजिस्टर सेम है ना, और मैंने बताया था कि अगर सारे रजिस्टर सेम है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। कैसे? अगर सीरीज में है तो सीरीज में क्या आता है? सीरीज में n टाइम्स R हो जाता है, और अगर पैरेलल है तो क्या होता है? R बाई n हो जाता है। बहुत ही सिंपल होता है। कितने रजिस्टर यूज किए, तो मुझे डायरेक्टली बताए दो रजिस्टर पैरेलल में है तो R और R के दो रजिस्टर, आंसर क्या आएगा? R बाई 2। सो आप जल्दी से याद कर सकते हैं, आंसर आएगा R बाई 2 विच इज 10 बाई 2 विच मीन्स 5। तो ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे क्या आएगा? 5 ओम आएगा। किन पे? B और C का पैरेलल। विच मीन्स अब फिगर रीड्रॉ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि B और C के जगह पे अब एक ही रजिस्टर बचा हुआ है।
सो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। सो ये हुआ हमारा स्टेप वाइज क्वेश्चन। सो नेक्स्ट स्टेप होगा क्या कि बी और सी को हमने ज्वाइन करके क्या कर दिया, वहां पे 5 का रख दिया। सो ये 5 है, ये अभी भी 10 है, ये 10 है और ये भी 10 है, ऑल दीज आर 10। अब क्या क्लियर है यार स्टूडेंट्स, सारे लोग देखें, इट इज क्वाइट क्लियर कि ये जो 5 है और 10 है ये किसमें है, सीरीज में है। सो एज वी कैन सी वेरी प्रॉपर कि ये जो 5 और 10 है वो सीरीज में है। सो दैट मीन्स दे विल हैव अ इक्विवेलेंट, तो उनके जगह पे मैंने एक सिंगल इक्विवेलेंट रख दिया। मैं चाहता हूँ यार सारे लोग को ये चीज समझ में आ जाए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनेरियो है क्या कि अब हमने देखा कि ये जो 5 है और ये जो 10 है ये दोनों किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो इनका आंसर क्या आ जाएगा, 50 या 15 इनका आंसर आ जाएगा 15। सो आई विल राइट 15 हियर, दिस इज स्टिल 10 एंड दिस इज स्टिल 10। अब the next step, see everyone, now it's very clear that this 15 and the bottom 10 which is D are in parallel। तो मैं हाईलाइट करूंगा कि ये 15 और ये 15 ये दोनों कैसे हैं, पैरेलली कनेक्टेड है। तो अब इन दोनों का निकालना पड़ेगा सॉल्विंग, तो सॉल्व करते हैं। या इनका आर इक्विवेलेंट पता है ना कैसे निकालते हैं पैरेलल का, 15 into 10 upon 10 plus 15। so how much it will be, it will be 10 into 5 is 150 divided by 25, that is 6। so अब ये क्लियर हो गया, फिगर बहुत ही शॉर्ट हो गया। so that this technique what I am using is called reduction technique। हम स्टेप वाइज रिड्यूस करते जाते हैं सर्किट को। तो नाउ इट इज क्लियर कि 10 और 15 का आंसर क्या आ जाने वाला है, 6 और ये आंसर है 10। so that means after this these two are in series, so I can simple say कि these two are now in series। तो सीरीज में अब फाइनल आ गया क्या, सिंपल एक कैपेसिटर, ये रेजिस्टर। सो आंसर आ जाएगा टोटल कितना, 16। सो वी हैव 16 ओम हियर, वी हैव 10 वोल्ट बैटरी हियर। सो वी हैव आर इक्विवेलेंट, वी हैव V। नाउ व्हाट वी कैन सॉल्व, वी कैन सॉल्व द करंट। सो आई विल राइट जस्ट देयर इज अ करंट। सो व्हाट इट इज, करंट I is equal to, अच्छा ओके प्रॉपर वोल्ट सर, बैटरी 5 वोल्ट की है, 5 वोल्ट सर बैटरी, 5 वोल्ट है, ओके ओके। अच्छा थोड़ा सा और एक मिनट सुने सब लोग, टू गेट अ गुड प्रॉपर आंसर की थोड़ा सा प्लेजेंट लगे, देखने में अच्छा लगे, विल राइट इट 8 वोल्ट। ओके तो चेंज कर लेते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। तो बैटरी को हमने क्या कर लिया, 8 वोल्ट कर लिया फॉर आर कन्वीनियंस, कि हमें सॉल्व करने में अच्छा दिखेगा। क्लियर। सो आई इज इक्वल टू क्या हो गया, V बाई आर, V बाई आर। सो आंसर हो गया 8/16 विच इज 1/2। So we got the 1/2 ampere current here। Clear? So these are the main major steps जो सबको माइंड में रखने चाहिए। देखें फिर से मैं रिवाइज कराता हूँ सबको, देखें सब क्या कि पहले हमने देखा B and C are connected in series, सॉरी पैरेलल। तो हमने B और C का कॉम्बिनेशन पैरेलल निकाल लिया। उसके बाद जब हमने B और C को रिमूव किया और उसके जगह पे ओनली 5 रख दिया, तो ये जो मैं यहाँ पे इससे ग्रीन कलर से मार्क कर देता हूँ, ये क्या है, ये रिजल्टेंट है किसका, 5 और B और C का। उसके बाद इन दोनों का रिजल्टेंट कौन है, 15 है। क्यों, क्योंकि दोनों सीरीज में थे। फिर 10 और 15 का रिजल्टेंट क्या है, ये 6। सो ऑल दीज ग्रीन कलर आई एम ड्राइंग, दीज आर रिजल्टेंट्स। तो ये क्या किया, ये इक्विवेलेंट हमने लिखा। B और C क्या थे, पैरेलल थे, हमने निकाल के आंसर लिख दिया एक रजिस्टर। अब दिख रहा है कि 5 और 10 दोनों एक ही वायर से कनेक्टेड है, तो वो सीरीज में हो गए। फिर उसके बाद देखा कि 15 और 10 पैरेलल में है, उनका पैरेलल निकाल दिया और 10 के साथ हमने फिर से देखा कि वो 10 के साथ सीरीज में बचा और फाइनली हमारा आर इक्विवेलेंट आ गया। क्वेश्चन में आर इक्विवेलेंट आते ही पहला काम हम करते हैं कि हमसे पहली बात तो कई बार क्वेश्चन आर इक्विवेलेंट ही पूछ लेता है, दूसरा नंबर हमसे करंट पूछता है। तो हमने फाइंड की करंट क्या, 1/2 एम्पियर, हाफ एम्पियर की करंट जा रही है। अब फील करना, हाफ एम्पियर की करंट यहाँ से जा रही है, मैं रिवर्स जाऊंगा क्वेश्चन में, एवरीवन जस्ट लुक कि मैं क्वेश्चन में रिवर्स जा रहा हूँ। ये करंट है बट ये 16 में जा रही है, बट अगर रियल में देखें तो ये तो पूरा सर्किट चेंज है ना। सो देखिए स्टेप वाइज कैसे मूव करेंगे। ये करंट जा रही है I, तो ये दोनों वायर में ही आ जाएगी। अच्छा ये 6 तो बेटा रिजल्टेंट है ना, तो मतलब 10 वाले में तो पहले 10 में तो पूरी करंट जाएगी, बट 6 के लिए तो स्प्लिट होना पड़ेगा उसे 2 पार्ट में, इसमें 15 में और 10 में। और अगर हम देखेंगे
कि ये जो इस वायर में 15 आई वो फिर से स्प्लिट हो गई है। तो हम वापस से अपने इनिशियल फिगर पे चलते हैं जब हमें करंट देखना होगा। एवरीवन लेट्स सी कि जब करंट डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो फिर बहुत ही अच्छे से फिर से फिगर को फील करना पड़ता है आपको। सो लेट्स सी। सर या सर आपको आंसर भेजे बी और डी के करंट के, एक बार चेक ओके कर ओके I'll check, just let me solve this, I'll check later on। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आंसर भेज दिए हैं करंट के। या करेक्ट, वो डिपेंडिंग अपॉन द दैट 5 वोल्ट बैटरी था तो इसलिए अभी आंसर मैच नहीं करेगा। सो जस्ट लुक एट द प्रोसेस कि आपने सही प्रोसेस फॉलो किया है या नहीं, बिकॉज अभी मैंने 8 वोल्ट ले लिया है। सो सर 8 वोल्ट लेके ही क्या है अभी। ओके देन लेट्स सी, देन इट इज करेक्ट, या देन इट इज करेक्ट। ओके गुड। तो देखें अब इस फिगर में वापस से मैं करंट ड्रॉ कर रहा हूँ। दिस करंट इज हाफ एम्पियर। ओके एवरीवन। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि ए में कितनी करंट जाएगी तो पूरी यही करंट जाएगी। अब ये स्प्लिट होगी दो पार्ट में, डन। बट दो पार्ट में स्प्लिट होते ही ये फिर से दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगी ना। तो टोटल स्प्लिट्स अगर देखें तो पहले मेजर ये दो पार्ट है, कौन सा, ये ब्रांच और ये ऊपर वाली पूरी ब्रांच। इसलिए हमें जो है आर का ध्यान देना होता है। क्या, ये जो डी है और ये जो बाकी रिमेनिंग है ये, इसका अकेले आर देखना होगा ना, और इसका एक अकेला आर है। इन दोनों में स्प्लिट रूल लगाएंगे तो पहले 1/2 करंट जाएगी, बट इन दोनों में अगर मैं स्प्लिट रूल लगाऊं तो मुझे इन दोनों का रेजिस्टेंस चाहिए। तो दोनों का रेजिस्टेंस क्या आया था, एक का आया था 15 और एक का आया था 10। तो अब मैं स्प्लिट रूल लगा सकता हूँ। ये सबसे क्रूशियल पार्ट है, सब लोग ध्यान देंगे। ये पार्ट बहुत स्टूडेंट्स को मिस्टेक हो जाता है इस पार्ट में। मैं यहाँ से समझा रहा हूँ दैट वी हैव अ करंट ऑफ 1/2। तो पहले 10 में तो 1/2 जाएगी, बट फिर दो पार्ट में स्प्लिट होगी ना। तो एक तो डी वाले के पास आएगी, यहाँ पे फिगर में हम देख रहे हैं डी वाले के पास, और एक तो पूरी ब्रांच में जाएगी ना, ये जो ऊपर 3 रेजिस्टर का ब्रांच है। तो उन 3 रेजिस्टर का जो हमने ब्रांच ऊपर सॉल्व किया है वो आंसर क्या आया था, 15। सो आई कैन से कि एक करंट 15 में जाएगी और एक करंट 10 में जाएगी। तो 10 वाली करंट निकाल सकते हैं, तो मैं इस फिगर में ही निकालूंगा। यहाँ पर अगर हमें 10 वाली करंट चाहिए तो मैं इसको ओके डायरेक्ट स्प्लिट रूल लगा सकते हैं ना। हाँ, इसीलिए स्प्लिट रूल सिखाया था कि डायरेक्ट स्प्लिट रूल लगा सकते हैं। सपोज I1 चाहिए तो I1 का रूल क्या हो जाएगा, अभी मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। लेट्स से यहाँ साइड में हम सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स से हमें चाहिए I1, तो I1 कितना हो जाएगा, 10 देखेंगे, फिर 10 अपॉन 10 प्लस 15 ओके इनटू करंट कितनी थी, हाफ एम्पियर। सो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 10/25। ओके सो 5 से कट हो जाएगा 2 and 3। सो आंसर कितना आ जाएगा 1/3। ओके देन I2 की बात करें तो ये हो जाएगा 15 अपॉन 10 प्लस 15। ओके सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे 5 आएगा। 1/2 होगा, नहीं सॉरी 0. हाँ 1/5 मीन्स 0.2 होगा आंसर। सो इसका आंसर होगा 0.2। 2/5 होगा ना वो। नहीं 2 कट हो गया ना एक बार, 5 से कट किया, नीचे 5 आया, 2/5, 2 कैंसिल आउट हुआ क्योंकि करंट का भी मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो आंसर विल बी 155। तो करंट का भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 5 से 3 और तो ये हो गया 3/10। सो ये आ गया 0.3। ओके सो अभी देखो कंप्लीट हो रहा है कि 0.2 एक में जाएगी और एक में 0.3 जाएगी। टोटल कितनी है 1/2 मीन्स 0.5। सो 0.5 करंट है, एक में 0.2 गई और एक में 0.3 गई। अब क्वेश्चन देखो क्या पूछा था, फाइंड द करंट इन बी एंड डी। तो डी क्लियर है, डी इज नाउ क्लियर कि डी वाले में करंट कितनी है 0.3 एम्पियर। सो आई राइट एन आंसर, द करंट इन डी, the current in D is 0.3 एम्पियर। ठीक है, अब नंबर 2, अब B की बात चल रही है। तो देखना सब लोग कि ये जो बड़ी सी वायर थी 15, तीनों का मिला के जो था, उस वायर में अकेले करंट कितनी आ रही थी 0.2। बट सोचना कि इस वायर में तो 3 पार्ट्स थे ना, मतलब अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें, इस फिगर को मैं रिमूव करता हूँ, देखें
देखें कि ये जो वायर है, इस वायर, ये एक अलग वायर है हमारे पास, इस वायर में 0.3 गई एम्पियर और इस वायर में कितनी आई 0.2, बट फिर से स्प्लिट होना पड़ेगा ना, फिर से स्प्लिट होना पड़ेगा इन दोनों को, बट अभी फिर से स्प्लिट रूल लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? बिकॉज दे आर सेम, दिस बोथ आर सेम। तो अगर सेम है तो पता है ना कितना शेयर करेंगे, हाफ हाफ शेयर कर लेंगे। सो बाय लॉजिक आई कैन से कि बी में करंट कितनी जाएगी, 0.2 का भी हाफ, दैट मीन्स 0.1। सो बाय लॉजिक आई कैन स्टेट दैट द करंट इन बी इज 0.1 एम्पियर। ठीक है, सो इस तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं थोड़ा सा और डिटेल भी लिख देता हूँ कि सी और डी, बिकॉज रेजिस्टेंस बी एंड सी आर सेम। तो ये बी और सी नेम गलत दे दिया, ये बी है और ये सी है, बी एंड सी आर सेम, सो करंट विल आल्सो बी सेम। करंट इन बी इज इक्वल टू सी। तो बी और सी में करंट भी सेम जाएगी, इसलिए 0.2 का हाफ हाफ पार्ट दोनों में चला गया। तो इस तरीके से हम डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो ये मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का काफी टफ सा क्वेश्चन है, जिसमें हमने सारी डिटेल्स यहाँ पर देखी हैं। क्लियर? तो आप लोग को पहली बात तो ये समझना है कि मोस्टली जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा आर इक्विवेलेंट को लेके। क्या? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ। तो हम जो अब सीखेंगे वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीखेंगे। मैं मान के चल रहा हूँ कि करंट और पोटेंशियल के क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर लोगे। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ ए एंड डी, इसी क्वेश्चन में फर्दर आई विल ऐड what is the potential of A and D? तो बताए पोटेंशियल ऑफ ए एंड डी कैसे निकाल सकते हैं? कोई आंसर? या हाँ, हाफ, 1 मिनट, 5 होगा। आल्सो ये ए और डी है, इनका हमें पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल मैंने बताया था ना, सबका अलग अलग पोटेंशियल निकालना है, तो सिर्फ क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू आई आर। क्लियर? और हमें बस देखनी होगी कि करंट किस में कितनी जा रही है। ओके, सो हमें चाहिए कि A में कितनी करंट जा रही है। सो वी ए चाहिए तो हो जाएगा आई ए इंटू रेजिस्टेंस ऑफ ए। सो आई कितनी है 0.5 और रेजिस्टेंस कितना है 10। सो कितना आ गया 5 वोल्ट कंज्यूम कर रहा है केवल अकेले ए। फिर बात करते हैं वी डी की, सो हो जाएगा आई इन डी इंटू आर डी। सो अगर डी में करंट देखें दैट वाज 0.3। देखो प्रीवियस फिगर में याद है ये वाला रेजिस्टर था डी और ये रेजिस्टर था ए। सो डी में करंट जा रही थी 0.3। सो डी में करंट थी 0.3 और था 10 इज इक्वल टू कितना आ गया 3 वोल्ट। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको ये देखना है कि वोल्टेज निकालना भी आपको आना चाहिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था आर इक्विवेलेंट आना चाहिए। पहले आप आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, उसके बाद ही कुछ सॉल्व हो सकता है, फिर हम बात करेंगे। ओके, बताओ यार किसी को इस पर्टिकुलर सेगमेंट में डाउट है तो बताओ, अदरवाइज हम और एग्जांपल्स देखेंगे। सर या एक बार प्लीज बी और सी का करंट कैसे निकाला वो एक्सप्लेन करो ना शॉर्ट में। ओके, तो करंट हम स्प्लिट रूल लगाते हैं बेटा। करंट हम क्या करते हैं, अगर सपोज ये दो वायर्स हैं तो हम स्प्लिट रूल लगाते हैं ना, ये दो वायर्स में कितनी कितनी करंट जाएगी, स्प्लिट रूल। बट हमें कॉमन सेंस पता है कि अगर इसमें लेट से 2 एम्पियर की करंट है, या लेट से यहाँ पे 3 एम्पियर की करंट आ रही है और ये दोनों सेम रजिस्टर है, मतलब 20-20 या कुछ भी है, सेम है, तो बेटा सेम है तो करंट भी तो सेम होनी चाहिए उन दोनों में। तो इसका मतलब क्या होगा, बिकॉज देखो पैरेलल में लगे हैं ना, पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल सेम होता है, सेम। तो बेटा V सेम है तो I और इंटू आर अलग अलग होगा। बट सोचो किसी रीजन की वजह से R भी सेम है तो तीसरी क्वांटिटी को भी सेम होना पड़ेगा ना। सो बाय दिस लॉजिक वी कैन से कि दोनों में करंट होगी सेम।
तो अब इसका मतलब 3 एम्पियर है तो 1.5 इसमें जाएगी और 1.5 इसमें जाएगी, जस्ट ये कॉमन सेंस। तो ये हमें याद रखना चाहिए कि स्प्लिट रूल लगाने की जरूरत तब है जब दोनों रेजिस्टर अलग है, अगर सेम है तो आप बोल सकते हैं हाफ हाफ जाएगी दोनों में। क्लियर है? सर अगर अलग है तो एक बार एक्सप्लेन करो ना, अलग रहा तो क्या होगा? ओके, अलग है तो हम रूल यूज करते हैं, फॉर्मूला सब लोग ध्यान देंगे कि अगर दो रेजिस्टर्स डिफरेंट है और यहाँ से एक करंट आ रही थी और उस करंट को डिवाइड होना है, लेट्स से इसमें I1 जाएगी और इसमें I2 जाएगी, इसका रेजिस्टेंस R1 है और इसका R2 है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला कि जब हम I1 को कैलकुलेट करते हैं मींस R1 वाली, तो हम यूज करते हैं R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये हो गया फैक्टर इनटू हमारी ओरिजिनल करंट जो बीच में आ रही थी। जब हमें रजिस्टर 2 की करंट चाहिए तो फिर हम ऊपर R2 की जगह क्या यूज करते हैं, R1 यूज करते हैं अपॉन R1 प्लस R2 इनटू टोटल करंट। यार ये तो सबको याद कर लेना चाहिए बिल्कुल से। सर हाँ अगर मोर देन 2 स्प्लिट्स होंगे तो वोल्टेज पता होनी चाहिए। हाँ एग्जैक्टली, अगर मोर देन 2 स्प्लिट्स हैं तो हमें वोल्टेज पता होनी चाहिए और फिर हम लगा देंगे फॉर्मूला क्या, V इज इक्वल टू आई आर। आर हमें पता है, V पता चल जाएगा तो काम बन जाएगा, और V हम जस्ट कॉमन सेंस वाइज सॉल्व कर सकते हैं पोटेंशियल वाइज। तो एक क्वेश्चन नेक्स्ट हम ऐसा ही कुछ ट्राई कर लेंगे, ठीक है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन हम ऐसा ही ट्राई कर लेते हैं। तो अभी क्लियर है यार सबको? तो ये जो स्प्लिट रूल हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है, ये सेम स्प्लिट रूल ऊपर हमने इसको यूज किया हुआ है क्वेश्चन में। कब? जब हमें स्प्लिट करना था ये दो मेजर वायर्स में, किसमें, डी में, और ये जो BCE वाली ब्रांच है, इस ब्रांच को जब हमें स्प्लिट करना था तो हमने BCE का नेट रिजल्टेंट निकाला था, दैट वाज 15 और C वाज 10। तो हमने I1 और I2 को, ये लेफ्ट में मैंने ये फॉर्मूला लिखा है, हमने इस तरीके से स्प्लिट करके सॉल्व किया था, ठीक है? तो ये पूरा हमारा पार्ट था। एक और क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं तो आपको और बेटर क्लैरिफिकेशन आ जाएगा कि एक्चुअल में क्या कर रहे हैं। सो लेट्स सी, जब आपने बोला है सो व्हाई नॉट यूज 3 रेजिस्टर्स, लेट्स से ओके। सो अब थोड़ा सा वैल्यू सिंपल कर लेते हैं क्योंकि प्रॉब्लम ना हो। लेट्स से ये सारे रेजिस्टेंस हैं R, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, और बैटरी को भी V मान लेते हैं, तो फिर सॉल्व करने की प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, सिर्फ वेरिएबल के टर्म्स में आंसर आएगा। सो ऑल द रेजिस्टर्स आर सेम, all the resistors are same with R naught resistance। let's say नेम दे दिया हमने कुछ R naught resistance, clear? so then find R equivalent of circuit, सब लोग सॉल्व करें, R equivalent सॉल्व करें and find the current in resistor, let's say C and D। अच्छा, अगर सिमिलर रख देंगे तो बहुत ही डायरेक्टली आ जाएगा। ओके सॉरी माय मिस्टेक, सिमिलर नहीं रखते हैं, ये लाइन चेंज करते हैं, रुके सब लोग। ऑल द रेजिस्टर आर नॉट सेम, ओके, ये कट करते हैं, ये लाइन हटा देते हैं अपने एग्जांपल से और प्रॉपर सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें स्प्लिट रूल को भी और वो वोल्टेज वाला लॉजिक भी देखना है। तो मैं सारी वैल्यूज डिफाइन कर देता हूँ। सो लेट्स से ये 10 ओम है, ओके, सो ये 15 ओम है और लेट्स से ये 30 ओम है, ओके, क्लियर? और लेट्स से ये 20 ओम है और ये 20 ओम है, ओके, और ये लेट्स से कुछ 10 वोल्ट की बैटरी है। नाउ स्टार्ट सॉल्विंग। तो अब मैं क्वेश्चन ही बदल देता हूँ पूरा। तो हमारा क्वेश्चन हो गया, फाइंड द R इक्विवेलेंट, फाइंड द करंट इन
सी एन डी को हटा देते हैं, सी एन डी के जगह फाइंड द करंट इन रेजिस्टर 15 ओम एंड 30 ओम। ओके, तो सारे लोग इस चीज को सॉल्व करें, देखें। इसको इस 20 को एक मिनट, इस 20 को 25 कर लेते हैं, इस 20 को 25 ओम कर लेते हैं और इसको लेट से 30 कर लेते हैं, तो अभी और क्लियर हो जाएगा। अच्छा हाँ, कि सारे 30 ओम में भी कर लेते हैं, 25 ओम में भी सारी चीजें। हाँ पूछे सर, आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला 10 into 15 into 30 बाय 10 plus 15 plus 30 है ना? नहीं है बेटा, ये ऐसे नहीं करते ना। आर इक्विवेलेंट पैरेलल में दिया है तो प्रॉपर सॉल्व करते हैं ना। 1 by R equivalent is equal to 1 by R1 plus 1 by R2, प्रॉपर सर सॉल्व वो फॉर्मूला यूज करना। आ गया। वो पहले बताया था मैंने कि वो R1 into R2 by R1 plus R2 is valid for only 2 resistors. For more than 2 resistors you need to solve this 1 upon R equivalent type. सर आर इक्विवेलेंट आ गया। Yeah, Zed's answer is correct. And let me see who has answered it. Okay, एक second. Okay, Zed correct, Hers correct, Astha correct, Yugandhar. Okay, good. So R equivalent, that's good. Okay, very good. Jairaj, very good. Okay, काफी सारे स्टूडेंट्स को आइडिया लग गया है, दैट्स गुड। यही हम चाहते हैं कि आपको एकदम क्लियर दिखे, रिडक्शन टेक्निक में एकदम दिखना चाहिए, फील होना चाहिए। प्रांजल, इट्स नॉट करेक्ट इट, रीचेक अगेन। अमित राज, इट्स करेक्ट, गुड। साई प्रसाद, नॉट करेक्ट, रीचेक अगेन। तन्मय, इट्स नॉट करेक्ट। सर या सर, जो क्वेश्चन में आपने पूछा है 30 ओम, वो कौन सा 30 ओम है? पैरेलल वाला है या फिर जो यानी दोनों बताओ, सारे आंसर्स फाइंड कर लो। फाइंड करंट इन ऑल रेजिस्टर्स, लेट्स चेंज। ओके सर, फाइंड द करंट इन ऑल रेजिस्टर्स। सब में ही बताना है। नीरल, इट्स नॉट करेक्ट, रीचेक अगेन। Okay, those who are solving for current, they keep on solving. जिन लोग का भी आर इक्विवेलेंट करेक्ट नहीं आया है वो देखें थोड़ा सा सॉल्विंग। करेक्ट आंसर आर इक्विवेलेंट का हमारा जो आ रहा है दैट इज 15। सर 1 ओम बाय 10 वोल्ट आ रहा है ना? हाँ, अभी उसका हमने चेक नहीं किया है, अभी उसको करंट सब लोग सॉल्व करें। जिनका भी आर इक्विवेलेंट 15 नहीं आया है पहले वो स्क्रीन में देखें कैसे सॉल्व करते हैं। देखें, सबसे पहले एकदम क्लियर एंड दिख रहा है हमें, these 3 resistors, these 3 are in parallel, तो पहले इनका पैरेलल आपको निकालना पड़ेगा। तो देखिए रिडक्शन टेक्निक में क्या करेंगे, पहला स्टेप हम जो सॉल्व करेंगे वो 10, 15 और 30 को पैरेलल में सॉल्व करेंगे। तो स्टेप 1 में इन तीनों का पैरेलल हम सॉल्व करेंगे। पैरेलल का देखो 2 के लिए फॉर्मूला होता है R1 R2, याद रखें, मैं लिख देता हूँ। अच्छा, R1 R2 R3 अपॉन R1 plus R2 plus R3, दिस फॉर्मूला इज नॉट वैलिड। सबसे पहले मैं ये लिख देता हूँ कि ऐसा कुछ मत कर देना, वो सिर्फ 2 के लिए वैलिड है। अगर हमें 3 के लिए चाहिए तो विल सॉल्व प्रॉपरली। 1 R इक्विवेलेंट इज 1 by 10 plus 1 by 15
प्लस 1/30। अभी इसे सॉल्व करना है तो क्या स्टेप है, एलसीएम लेना पड़ेगा। सो विल टेक द 30 एलसीएम, 10 का 3 टाइम्स, 15 का 2 टाइम्स, then 30 का 1 टाइम्स, कितना आ गया 6/30। So by solving we will get 1/5. So 1/R equivalent is 1/5. So from this point this R equivalent will be 5 ohm. अब ये कुछ डैश है, this is not original R equivalent which we were finding. ये सिर्फ इन तीनों का मिला के है। तो we'll draw the circuit, new circuit. So how the new circuit will look? This one, this and this one. So that's how the circuit will look. अभी इसमें वैल्यूज क्या है वो फिर से लिख देते हैं। ये 30 ओम है, ये 5 ओम है और ये 25 ओम है एज पर द क्वेश्चन। और ये जो मैं ग्रीन बॉक्स कर रहा हूँ ये हमारा आंसर आया है प्रीवियस क्वेश्चन से। तो वो जो 3 थे उन्हें हटा के हमने क्या लगा दिया, सिंगल लगा दिया। अभी देखो बहुत सिंपल क्लियर है क्या कि दिस वन एंड दिस वन, दीज टू आर इन सीरीज, क्लियर। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 30। सो ये 30 हो गया और ये भी 30 हो गया और ये बैटरी से कनेक्टेड है। तो बेटा 30 किसमें है, पैरेलल में है, दोनों दिख रहे हैं पैरेलल में है। तो 30 और 30 का आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, पैरेलल में कैसे निकालते हैं 1 by करके, मतलब बट हमें पता है ना कि दोनों अगर सेम है तो डायरेक्टली आंसर क्या आ जाता है R/N, बिकॉज these are same रेजिस्टर। तो ये दोनों सेम रेजिस्टर है तो इसलिए हमने क्या कर दिया डायरेक्टली R/N, मतलब 30 बाई कितने रेजिस्टर है 2, तो आंसर क्या आ गया 15। तो इसका मतलब फाइनल जो हमारा R इक्विवेलेंट आएगा वो आंसर क्या आएगा 15 ओम। ये हुआ हमारा पहला आंसर, दैट आवर R इक्विवेलेंट इज 15 ओम। तो जिन लोग को नहीं समझ में आया एक बार फिर अच्छे से देख लो यार कि R इक्विवेलेंट फाइंड करना आना चाहिए। पहले देखो कौन पैरेलल में है, कौन से सीरीज में है, और उसके अकॉर्डिंग हम फिर फाइंड करेंगे क्या R इक्विवेलेंट। तो हमने रिडक्शन टेक्निक यूज करके R इक्विवेलेंट निकाल दिया। अब R इक्विवेलेंट आ जाने के बाद क्या करते हैं यार, फिर से सर्किट देखना पड़ता है, फिर से पूरा सर्किट स्टार्टिंग से बना लेते हैं। क्या सर 30, यस सर अगर रेजिस्टर सीरीज में हो तो करंट सेम फ्लो होता है ना? सेम फ्लो होता है, हाँ ओके ओके सर आंसर तो आ गए सब। ओके ओके, आई विल चेक लेटर, आई विल जस्ट सॉल्व इट फर्स्ट। तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी इसमें हमें 10 वोल्ट की बैटरी थी, अभी हमें सारे क्वेश्चंस देखने हैं। ये 30 ओम है, ये 25 ओम है और ये 10, 15 एंड 30 ओम, ये सारी चीजें थी और हमें करंट सब में फाइंड करनी है। तो फर्स्ट आई नीड टू फाइंड द मेजर करंट, दिस आई, देन देयर आर टू पार्ट्स I1 एंड I2, क्लियर। तो फर्स्ट आई विल सॉल्व फॉर द I। तो I मतलब तो सिंपल वाली करंट हो गई, ये इनका R इक्विवेलेंट वाली जो करंट हो जाएगी। तो फर्स्ट स्टेप है I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V ओवर R इक्विवेलेंट। तो V कितना है 10 वोल्ट ओवर R इक्विवेलेंट कितना है 15 वोल्ट, तो मतलब कितनी हो गई 2/3 एम्पियर की करंट हो गई मेन करंट, समझिएगा। तो ये हमारा हुआ स्टेप नंबर 1, क्या कि हमने पहले टोटल करंट निकाली सर्किट की 2/3। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया, हमें देखना होगा I1 और I2 कितने हैं। अब कुछ लोग मिस्टेक कर जाएंगे कि I2 में फिर 25 ले लेंगे और I1 में 30 ले लेंगे, नहीं देखो ये एक्स्ट्रा भी तो है ना, पूरी ब्रांच का R इक्विवेलेंट रखते हैं। सब लोग सुने और सब लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, ये बहुत बड़ा मेजर मिस्टेक है। फिर ध्यान देना जब आप स्प्लिट करो तो आपने बोला कि सर एक 30 है और एक 25 है और आपने स्प्लिट फार्मूला लगा दिया, गलत, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। रीजन कि ये सिर्फ 25 नहीं है, इसके साथ ये आगे पूरा भी है। हम जब भी स्प्लिट रूल लगाते हैं तो पूरा ब्रांच देखते हैं कि पूरी ब्रांच में कितनी करंट आने वाली है, तो इसलिए हमें पता रहता है कि सिर्फ 25 नहीं लेंगे। तो भी हमने प्रीवियसली सॉल्व किया था ना कि 25 और इनका इक्विवेलेंट मिला के क्या आया था 5, तो मतलब दोनों कितने हो गए थे 30 और 30 दोनों हो गए थे। तो इसलिए R इक्विवेलेंट से रिवर्स जाना स्टार्ट करना पड़ता है हमें। तो ये करंट हमारी थी I और ये करंट थी I1 और I2। सो इसमें करंट गई I2 और इसमें गई I1। अब सॉल्व करने की जरूरत है क्या, नहीं, बिकॉज दे आर सेम दैट्स व्हाई करंट विल बी हाफ। तो अगर मैं बात करूं कि I1 कितनी हो जाएगी और I2 कितनी हो जाएगी, दोनों ही हो जाएंगी I/2, मतलब कि कितना 1/2 टाइम्स ऑफ 2/3। सो 2 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 1/3 एम्पियर। सो मोस्ट ऑफ हैव यू
आई गेस कंप्लीटेड दिस स्टेप एटलीस्ट, कि करंट कितनी हो जाएगी, I1 और I2 हो जाएगी 1/3। मतलब इसको अगर क्वेश्चन में लिखूं प्रॉपर तो मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा, क्या, करंट इन ये जो बॉटम वाला 30 ओम है और 25 ओम है इज हाउ मच, 1/3 एम्पियर। ये हो जाएगा पहला वाला सॉल्विंग। अब हमारे पास प्रॉब्लम है, अब हमारे पास 3 स्टेप्स हैं, क्या, 10, 15 और 30। तो अब हमें क्या सॉल्व करना है कि हमारे पास एक 1/3 एम्पियर की करंट आ रही है, बट स्प्लिट करने के लिए लोग कितने, हमारे पास 3 रेजिस्टर्स हैं। अब यहाँ पे काम आता है कि वो फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, एक 10 ओम है, एक 15 ओम है और एक 30 ओम है। क्लियर? और करंट आ रही है 1/3 एम्पियर। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1/3 एम्पियर। क्लियर? तो आपको स्प्लिट रूल यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है। क्या लॉजिक लगाएंगे, पोटेंशियल का लॉजिक लगाएंगे, पोटेंशियल पता होना चाहिए। तो स्प्लिट रूल से टफ पड़ेगा, याद रखना, ऐसा नहीं कि लगा नहीं सकते हैं, स्प्लिट रूल का डिफरेंट फॉर्मूला होगा बट वो टफ पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ टफ होगा ये सॉल्व करना। तो इजीएस्ट मेथड क्या होगा, टू फाइंड द पोटेंशियल ऑफ दीज 3। ओके, सो इजीएस्ट में वन मेथड क्या होगा, टू फाइंड द पोटेंशियल ऑफ दीज 3। और ये 3 क्या है, पैरेलल में है, मतलब सबका तो सेम आंसर होगा, तो जो इनके आर इक्विवेलेंट का आंसर होगा वही आंसर होगा। तो इनका आर इक्विवेलेंट कितना आया था, 5। मतलब अगर मैं इस 5 का पोटेंशियल निकाल लूं तो काम बन जाएगा। एंड नाउ आई नीड हु कैन आंसर दिस की पोटेंशियल कितना होगा इसका। हर्षवर्धन, आप बताएं कैसे सॉल्व किया आपने, हाउ यू सॉल्व दीज 3, करंट इनमें कैसे आएगा, कैसे किया आपने सॉल्व। सर पहला जो मेन 30 वाला है उसमें तो 10 वोल्ट ही जाएगा क्योंकि वो पैरेलल में 25 वोल्ट और हमारे आर डैश इक्विवेलेंट 5 वोल्ट के साथ। फिर उसमें 25 और 5 25 ओम और आर डैश इक्विवेलेंट 5 ओम वाले में जो वोल्टेज होगा वो स्प्लिट हो जाएगा क्योंकि वो सीरीज में है। ओके, गुड गुड, वेरी गुड। तो सब लोग देखें कि हम पोटेंशियल कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखेंगे व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व। फोकस एवरीवन। अच्छा, एक चीज और मैं पहले से वार्न करता हूँ, ये जो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा टफ होता है बिकॉज आपके लिए एकदम न्यू होता है, बहुत ही न्यू है। बट अगर आप थोड़ा सा फोकस रहें और नोट्स को और लेक्चर जो मैं अभी बता रहा हूँ इसको फिर से एक बार रिवाइज करोगे ना आप, तो आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो जब नेक्स्ट टाइम हम इन पे और बेटर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आज हो सकता है आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाए कि बहुत मे बी आपको लग रहा हो फास्ट जा रहा है, बट ऐसा नहीं है, प्रीवियस लेक्चर से बहुत रिलेटेड होता है। तो जितने स्टूडेंट्स ने प्रीवियस लेक्चर जो मैंने लिया था उसको आज लेक्चर के जस्ट पहले अगर रिवाइज किया होगा उनको आज एकदम स्मूथ जा रहा होगा। जिन्होंने रिवाइज नहीं किया मैं नेक्स्ट टाइम से वार्न कर रहा हूँ सब लोग को और सजेस्ट भी कर रहा हूँ कि थोड़ा सा ध्यान दो और लेक्चर के पहले जो प्रीवियस 1-2 लेक्चर है वो जरूर पढ़ लो, बहुत ही रिलेटेड है। तो अब हम बात करते हैं कि पोटेंशियल कैसे फाइंड करते हैं। तो पोटेंशियल तो बेटा आई और आर से फाइंड करते हैं। ये 30 ओम था, याद है, और ये 25 था और इन तीनों का रिजल्टेंट था 5। तो ये 25 था और ये 5 ओम था। क्लियर? अच्छा, ये बैटरी कितनी थी, ये 10 वोल्ट की बैटरी थी। अब देखना रूल क्या, ये तो पैरेलल में है मतलब इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट। अच्छा, ये भी पैरेलल में है तो इसका भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट। बट याद है ना मैंने बताया था क्या कि अगर ये दो सीरीज में लगे हैं तो दे विल शेयर द पोटेंशियल। तो शेयर कैसे कर सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, कंबाइन 25 and 5 has a potential of 10 volt. क्लियर? सेम एज बैटरी। तो अगर इन दोनों को कंबाइन देखेंगे तो इनका पोटेंशियल तो सेम बैटरी की तरह है, कितना, 10 वोल्ट। बट अगर हम पोटेंशियल ऑफ 25 ओम वाले का देखें, पोटेंशियल ऑफ 25 ओम
अगर इसका पोटेंशियल देखें तो बेटा V इज इक्वल टू क्या होगा आई आर, बट कौन सा आई 25 वाला आई। ठीक, तो देखिए 25 में कितनी करंट जा रही थी, अगर हम ऊपर जाएंगे स्क्रॉल करेंगे तो 25 वाले में 1/3 की करंट जा रही थी। सो 25 वाले में कितने की करंट जा रही थी 1/3 की, इनटू उसका पोटेंशियल कितना था 25। तो आंसर कितना आ गया 25/3 वोल्ट, ये हो गया पोटेंशियल। बट मुझे पता है कि दोनों का मिला के कितना था 10 वोल्ट था। तो अगर मैं आपसे पूछूं पोटेंशियल ऑफ 5 ओम तो वो कितना हो जाएगा, वो 5/3 या तो वो हो जाएगा टोटल 10 वोल्ट। अगर मैं V फाइंड करना चाहता हूँ, मैं जैसे जस्ट लिखूं V इज इक्वल टू, तो होगा 10 माइनस 25/3, तो इसका मतलब आ जाएगा 5/3। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो 5 ओम का रेजिस्टर है, जिसको मैं अभी येलो कलर से सर्किल कर रहा हूँ, ये इन तीनों का क्या है इक्विवेलेंट है, और ये तीनों पैरेलल में है, मतलब इन तीनों का क्या आएगा सेम आएगा। तो इसका मतलब 5 का अगर 5/3 है तो ये सारे रेजिस्टर का क्या होगा 5/3 होगा। सो इसका मतलब मैं बोलूंगा, यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, वो सारे रेजिस्टर्स एक था 10, दूसरा था 15, तीसरा था 30 ओम। क्लियर, तो ये लिख देते हैं ऑल दीज will have same potential, will have same potential, और कितना ऑफ 5/3 वोल्ट्स। सो ये इनका पोटेंशियल हो गया। अब हमें करंट चाहिए, सर तीनों का करंट निकालने की कहा है आपने। मैं लिख सकता हूँ करंट इन 10 ओम। अगर हमें 10 ओम की करंट चाहिए सो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V/R, और V कितना है ऑलरेडी 5/3 है, इंटू R कितना है 10, तो कितना आ जाएगा 1/6 एम्पियर, ये हो जाएगा। सपोज हमें फाइंड करना है करंट इन 15 ओम, सो 15 ओम का वोल्टेज भाई यार, उसका भी तो वोल्टेज तो वही है ना 5/3, सिर्फ R बदल गया 15, तो ये कितना हो गया 1/9 एम्पियर। तो इस तरीके से हम सब में करंट निकाल सकते हैं। तो ये एक मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का सबसे बढ़िया और सबसे बड़ा एग्जांपल है, जिसमें सारे टाइप के कॉन्सेप्ट्स हमने कवर कर लिए हैं। सो 5/3 डिवाइडेड बाई 30 है इसका, सो 1/18 एम्पियर। या तो ये सारी चीजें हैं हमारे पास, किस तरीके से हमने एक मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में सारे स्टेप्स फॉलो किया और करंट निकाला। तो मैंने दो बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जिसमें हमने ये सारी चीजें बात की है। ओके, तो अब क्या करेंगे, हमें बार बार पता चल गया कि करंट जो है घूम फिर के आता है आर इक्विवेलेंट से। अगर आर इक्विवेलेंट आ गया तो आप रिवर्स स्टेप फॉलो करो और करंट मिल जाएगा। तो पता है अब क्या करेंगे हम, अब से हम मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में सिर्फ आर इक्विवेलेंट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और उसके बाद करंट वगैरह नहीं निकालेंगे, सिर्फ आर इक्विवेलेंट। तो करंट वगैरह के ये दोनों एग्जांपल आप लोग रिव्यू कर लेंगे बहुत अच्छे से। कुछ भी डाउट होगा तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हो। डन। तो मैं अभी क्या करता हूँ, मैं ये एग्जांपल थोड़ा सा आप लोग को फिर से रिव्यू के लिए स्क्रॉल करता हूँ, आप लोग प्रॉपर ये एग्जांपल देखें, कोई भी स्टेप जिसको नहीं समझ में आए वो फिर पूछेगा। क्लियर, तो ये एग्जांपल मैं दिखाता हूँ और आप लोग इसको रीड करें, जो भी पार्ट आपको नहीं समझ में आया आप प्रॉपर पूछें। तो मैं एक एक मिनट के लिए स्क्रीन को होल्ड करता हूँ, आप एक एक बार देख लें, रिव्यू करें अच्छे से, जो भी नहीं समझ में आया पूछें। ओके, लेट मी आस्क टू समवन, लेट्स से अर्चित। अर्चित बताए बेटा, ये मैंने एक सर्किल करके रॉन्ग लिखा है। बताए, मैंने ये सर्किल करके रॉन्ग लिखा है, व्हाई इट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज द करेक्ट पार्ट? क्योंकि सर वो आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है ना, अगर दोनों जो रेजिस्टर्स है वो हमें मिनिमम हमें दो ही रेजिस्टर्स चाहिए। वेरी गुड, हमें ये जो फॉर्मूला R1 R2 बाई R1 प्लस R2 दैट इज वैलिड फॉर 2 रजिस्टर्स। ओके, सो यहाँ पे 3 रजिस्टर्स हैं, तो आप ये पैटर्न अप्लाई नहीं करेंगे, दैट्स व्हाई आई रिटन कि ये पैटर्न रॉन्ग है, हमें 1/R इक्विवेलेंट के फॉर्मेट में सॉल्व करना पड़ेगा।
और 1/R इक्विवेलेंट को हमने सॉल्व करके आंसर निकाल लिया हुआ है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखें, R इक्विवेलेंट को हमने कैसे एक एक स्टेप सॉल्व किया, पहले इन तीनों का पैरेलल निकाला और फिर आगे सॉल्विंग क्या की है। देखे सब लोग, बीच में किसी को कुछ डाउट आता है तो पूछ ले, बेटर रहेगा अगर अभी ही क्लियर हो जाएगा। एक चीज लेक्चर के बाद एक बार जरूर रिव्यू करें मैंने क्या सिखाया है, तो बेटर रहेगा आप लोग के लिए। सर एक्सक्यूज मी सर, आपका पूछे सर वो 1/3 एम्पियर कौन से रेजिस्टर पे गया? 1/3 एम्पियर ये I1 और I2 है ना, दैट मीन्स 30 ओम वाले पे भी और 25 ओम वाले पे, दोनों पे ही सेम, बिकॉज ये जो रियल में 25 है वो तो पूरा 30 था ना, तो आप हाँ जो सर। सेक्शन पूछ रहे हो वो इस सेक्शन में फोकस करना है आपको, ये कि वो जो 25 है उसके साथ आगे भी रेजिस्टर्स हैं, सबका मिला के जो आंसर आएगा तब हम स्प्लिट रूल लगा सकते हैं। ठीक है सर। ओके, सो आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस येलो कलर पे जो 5 ओम है उस पे हमने पोटेंशियल निकाल ली और हमने बताया कि दिस 5 ओम इज अ रिजल्ट ऑफ दीज 3 कॉम्बिनेशंस। ओके, सो ऑल दीज 3 कॉम्बिनेशन आर पैरेलल, सो ऑल दीज विल हैव सेम पोटेंशियल ऑफ 5/3 वोल्ट। और जब हमें सर पोटेंशियल पता चला तो सब पे करंट निकाला। पूछे नीरल, बताए या नीरल? आपने पहले सर आपने पहले ऊपर मतलब 5 ओम का पोटेंशियल निकाला, उसके जगह पे हम पहले करंट निकालते हैं, लाइक 25 ओम और 5 ओम दोनों सीरीज में आ रहे हैं तो फिर तो सेम उनके करंट होगा। हाँ हाँ, तो 1/2 करंट जा रहा है, तो हाँ, फिर वो करंट और आर इक्विवेलेंट को मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं क्या वो? ओके, वेरी गुड, दैट इज आल्सो अ बेटर मेथड, वेरी गुड। देखें सब लोग, एक बहुत ही अच्छा थॉट यहाँ पे आया कि जब हमें पता था कि करंट 25 एम्पियर वो 25 वाले ओम पे जा रही है 1/3, सो द सेम करंट विल गो टू दिस 5 वोल्ट। बहुत ही अच्छा, एक सेकेंड मैं यहाँ पे ये भी पार्ट लिख देता हूँ। देखें सब कि अगर हम बात करें कि इस 5 ओम में हमें वोल्टेज निकालना था, तो मैं एक सर्किल करता हूँ एक नया मेथड को, क्या, एज वी नो द करंट इन दिस, एज वी नो करंट कितनी है इस वाले वायर में, इस वाली वायर में 1/3 एम्पियर की करंट है, सो वी कैन ऑल्सो राइट दैट वी विल बी I into R, so it will be 1/3 into 5, so it will be 1/3 into 5 which is again 5/3 वोल्ट। गुड, हम ऐसे भी थॉट दे सकते थे, वेरी गुड। तो इस चीज को मैं एक हाईलाइट करके साइड में रखता हूँ इस सेटअप को,
कि हम इस तरीके से भी इस तरीके से हम 5/3 भी निकाल सकते हैं। सर मतलब अगर हमें ये लॉजिक करना हो कि अगर सीरीज में करंट अगर सेम सीरीज आता में ही दूसरे का निकालना है या तो जस्ट आप IR से भी उसका पोटेंशियल निकाल सकते हैं कि ये 5 ओम ने कितना पोटेंशियल कंज्यूम किया। तो आपको ये जो मैंने यहाँ पे इतना सॉल्व किया ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस तरीके से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ओके, चले देखें। अच्छा, अब हम R इक्विवेलेंट निकालने वाले हैं, तो जल्दी से आप लोग कोई एक स्टूडेंट एक फिगर बना लो। आप कुछ भी एक फिगर बनाओ, हम उसका R इक्विवेलेंट निकालते हैं। ओके, ट्राई करें कुछ लोग। सर वैल्यूज के साथ सर सर बन गया। हाँ, वैल्यूज की जरूरत नहीं है, जस्ट आई विल कंसीडर एवरी रजिस्टर एज सेम, तो नॉट अ प्रॉब्लम। आप लोग बस एक फिगर बना लो, विल डिसाइड कि कौन सा सीरीज और पैरेलल। या यू कैन शो इट इन द वीडियो फीड। Sir, I have shown it. Okay, yeah, just okay. Show me again what question it was. We'll discuss find the R equivalent type. We'll discuss a question, find the R equivalent of given circuit where all the resistors are same. All the resistors are same. Okay, so find the R equivalent of a given circuit where all the resistors are same. लेट्स से R है उनकी वैल्यू। तो कोई आप लोग अपने से एक फिगर बना के दो, हम उसका R इक्विवेलेंट निकाल के देखते हैं। हर्ष, आप एक फिगर कुछ दिखाने वाले थे। दिखाया है या दिखाए वीडियो एक बार स्क्रीन में, या फिर से एक बार दिखाए। सर वीडियो में शुरू है अभी भी। वीडियो ऑन है अभी। सर ओके, या सो ओके, आई गॉट इट। ओके, लेट्स सी एवरीवन। या इट्स ओके। तो देखिए सब लोग, मैं फिगर बना देता हूँ, आप लोग इसका R इक्विवेलेंट जल्दी से निकाले सब लोग। each resistor are same. Okay, so notice each resistor is, let's say, R. So each resistor is, let's say, R is R. और हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस चाहिए। क्लियर? सो ये फिगर है, ऑल द रेजिस्टर आर सेम हैविंग रेजिस्टेंस R. 3R पर Answer in the chat box. Answer in the chat box. Let's others also try करें, let's see. सर Sai Prasad, it's not correct. It's Sir. not correct, Sai. Yeah. सर यहाँ पे वोल्टेज आपने दिया नहीं। नहीं, that's why I have asked only R equivalent. Okay. सर R के मल्टीपल या डिवाइड में एक्सप्रेस करना है ना? हाँ, जस्ट इन टर्म्स ऑफ R एक्सप्रेस करना है, R इक्विवेलेंट। करंट नहीं फाइंड करना। हमें वोल्टेज की जरूरत कब पड़ती है? जब I is equal to V by R इक्विवेलेंट लिखना है, करंट चाहिए। सो आई हैवंट आस्क्ड अबाउट द करंट। मैंने दो एग्जांपल दिए हैं रिलेटेड टू करंट, सो आई एम कंसीडरिंग कि करंट आप लोग कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर से 1-2 एग्जांपल दूंगा करंट को, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग कर लेंगे। वेरी गुड आस्था, करेक्ट। हर्ष, करेक्ट आंसर, वेरी गुड। बाकी लोग जल्दी से सॉल्व करें यार। Yugandhar, it's not correct. All the resistors are
having the value R. So this is R, this is R, this one is R, this one is R, this one is R, this one is R. Every register is having this R. I've got only 2 answers set. Yeah, Jairaj, it's correct. Good. Others, solve quickly a bit. ओके मैं एक बात सबको बोलता हूँ यार, आज अगर आप नहीं सॉल्व कर रहे हो, दैट मीन्स थोड़ा सा आप स्लोली सॉल्व कर रहे हो, देन इट इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम, आप लोग कर सकते हो, वैसा कुछ नहीं है. बट अगर नेक्स्ट क्लास में भी सॉल्व नहीं कर रहे हो, नीरल योर आंसर इज इनवर्स. सॉल्व प्रॉपरली. प्रथमेश वेरी गुड, करेक्ट आंसर. साई प्रसाद इट्स नॉट correct yet. Tanmay, you could have added these values. It's still not correct. Amit Raj, very good, correct answer. Neeral, it's correct. Okay. चले देखें. अच्छा एक बार मैं फिर से सब लोग को यार सजेस्ट करता हूँ. देखो इट्स माय सजेशन कि आप लोग एक बार ध्यान दो क्या कि आज अगर नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, थोड़ा स्लो है चलेगा, बट ये सारे प्रोसीजर आप लोग एक बार फाइंड कर लोगे खुद से तो बेटर रहेगा आप लोग के लिए. क्लियर? तो खुद से आप लोग सॉल्व कर लोगे तो काफी अच्छा रहेगा आपके लिए. चले तो बात कर लेते हैं. समझे? देखें अब मैं इस फिगर में सारी चीजें ड्रॉ कर रहा हूँ. सब लोग अब फोकस, मैं चाहता हूँ सब लोग यहाँ पे फोकस करें और हम चीजें जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे. देखें सबसे पहले अगर मैं किन्हीं दो के बारे में सर्टेन हूँ who are connected with the same point or they are having initial and final same, तो इनिशियल और फाइनल सेम तो नहीं दिख रहा, बट ये दोनों सबसे पहले मुझे दिख रहे हैं सीरीज में. तो स्टेप 1 ये दोनों किस में दिखेंगे? सीरीज में दिख रहे हैं क्योंकि एक ही वायर से कनेक्टेड है. तो इसका मतलब पहले स्टेप के बाद अगर मैं देखूं फिगर, तो हमारे पहले फिगर के बाद अब ये दोनों मिलके सिर्फ एक ही रेजिस्टर बचने वाले हैं. तो ये हुआ फिगर 2. अच्छा एक चीज और, एग्जाम में आपको पूरा फिगर बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मैं अब मेरे पास ड्राइंग पैड है, मैं पूरा ही बना रहा हूँ, बट आप लोग एक बार ही बनाएंगे. ये उसी फिगर में ही सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है. तो अब हमने इसे ग्रीन कलर से कर दिए बिकॉज दिस इज द रिजल्ट ऑफ दीज टू. हाउ इट इज रिजल्ट कि इन दोनों का आर और आर सीरीज में ऐड करके आर और आर क्या हो जाएगा? 2R. अच्छा अब क्या क्लियर है? अब क्लियर है कि ये दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं. तो अब यार साइड में सॉल्व करके रख लो कि यार आर और 2R का पैरेलल क्या आता है. दो रेजिस्टर है ना, मैंने बताया था डायरेक्टली किया करो. कैसे? 2R into R upon 2R plus R. Done. So you will get a value of 2R square upon 3R. एक R कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आएगा 2R/3. सो आंसर आएगा 2R/3. तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि यार इन दोनों को रिमूव करके हमने क्या ले दिया? 2R/3 का एक रेजिस्टर आ गया. तो इसका मतलब ये एक रेजिस्टर, ये एक रेजिस्टर, ये एक रेजिस्टर और इन तीनों के साथ ये अकेला एक रेजिस्टर. और अब वैल्यूज क्या क्या है कि बाकी तो आर है, ये आर है, बट ये 2R/3 है और ये आर है. क्लियर? तो अब ये ऑल्दो ये ग्रीन पार्ट है, मतलब ये पीछे वाले का सॉल्व होके आंसर आया है, बट आई कैन सी दीज 3 आर इन सीरीज. तो मतलब फिर से डायरेक्टली ऐड कर दो तो नॉट अ प्रॉब्लम. इन तीनों का आंसर क्या आ जाएगा? एक रेजिस्टर आ जाएगा और नीचे एक रेजिस्टर ऑलरेडी है आर का. तो इस तरीके से सर्किट रिडक्शन टेक्निक का यूज करते हैं और ये हमारा रेजिस्टर यहाँ पे आ जाता है. इन तीनों को सॉल्व करके क्या आएगा? तो देखिए तीनों को सॉल्व करके क्या आएगा? आर इक्विवेलेंट, बिकॉज तीनों सीरीज में है तो डायरेक्टली ऐड कर दो. 1 + 2/3 + 1, सो इट विल बी 8/3 और आर मैंने बाद में लगा लिया. तो ये हो गया 8/3R. तो मतलब इसका आंसर कितना आया था? 8R/3. अच्छा ये ऑलरेडी आर में था. फिर से आपको फाइनल आर इक्विवेलेंट चाहिए तो क्या करेंगे? पैरेलल में लगा दो. तो दिस 8/3
इंटू 1, ये पैरेलल में है। अच्छा मैं 1 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं मान रहा हूँ कि ये r मतलब 1 है, ठीक है, r वहां पर कंसिडर कर रहे हैं हम। सो 8/3 + 1, बार बार r लिखना ना पड़े इसलिए मैंने डायरेक्टली किया। सो इट विल कम 8/3, दिस विल कम 11/3, सो 3 विल कैंसिल आउट एंड आंसर विल बी 8/11, और यहाँ पे अपना r लगा सकते हैं वापस। सो आंसर विल बी 8r/11। तो ये वो चीज है जैसे हमने प्रॉपरली इसको सॉल्व किया है, कैसे, रिडक्शन टेक्निक से। तो यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो बताओ। क्लियर, यहाँ तक पूरा क्लियर है सबको? ओके, तो अभी क्या करता हूँ मैं, एक 3-4 क्वेश्चंस लिखता हूँ आर इक्विवेलेंट के। आपको अभी आंसर करने की जरूरत नहीं है, आप ये लेक्चर का जब मैं नोट्स दूंगा आप नोट्स रीड करेंगे, नोट्स रीड करने के बाद फिर से इनको ट्राई करेंगे। अभी गलत आंसर नहीं बताना है, और नेक्स्ट लेक्चर के पहले आप ये लिख के रखेंगे आंसर। मैं नेक्स्ट लेक्चर में ये सारे आंसर्स आप लोग के रिव्यू कर लूंगा। तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ आप लोग को, और वो आप लोग एक बार सॉल्व कर लेंगे। अच्छा अभी बताओ, कुछ डाउट है किसी को अभी इस पूरे पर्टिकुलर सेक्शन में? कुछ डाउट है तो बताओ, क्योंकि सम स्टूडेंट गॉट द इनकरेक्ट आंसर। पूछ लेते हैं उन लोगों से। प्रांजल आप बताओ, आपने कहाँ मिस्टेक की, आपका आंसर गलत आया? प्रांजल बताएं आपने कहाँ पे सर मैंने कैलकुलेशंस में रॉन्ग हुआ सर। ओके ओके, थोड़ा सा ध्यान देना यार, कैलकुलेशन ऐसे गलत नहीं होना चाहिए। ओके नेक्स्ट आंसर अगर देखें ठीक है सर। ओके तन्मय आप बताओ। सर वो लास्ट स्टेप में गलत हुआ, एक बार वो समझाओ ना लास्ट स्टेप। ओके लास्ट स्टेप, ओके देखें सब लोग फिर से वापस देखते हैं। जब हम फिर से पूरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखें सबसे पहले हमें क्लियर था, जैसे मैं इस फिगर में देख रहा हूँ, ये जो मैंने येलो किए हुए हैं हाईलाइटर से, ये दोनों एकदम एक ही वायर से कनेक्टेड है, सीरीज में है। तो हमने इन दोनों का इक्विवेलेंट देखा, तो बेटा सीरीज में हम डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, तो r और r ऐड होके टोटल 2r हो गया, ये 2r हो गया। देन अगर हम बात करें तो ऊपर एक r बचा हुआ था। अब अगर हमने फिगर में नेक्स्ट फिगर बनाया तो इन दोनों को मिला के एक 2r बचा ना, और ये 2r और ऊपर वाले r के साथ पैरेलल में था, तो हमने पैरेलल को निकाल दिया। मैंने बताया कि यार दो वायर का पैरेलल हम डायरेक्टली r1 r2 बाई r1 + r2 से निकाल देते हैं, तो उससे हमने निकाला और आ गया 2/3। तो हमने रिप्लेस कर दिया इन दोनों को 2r/3 से। अब देखा तो पूरी एक स्ट्रेट वायर दिख रही है, r 2r/3 और r एकदम स्ट्रेट एक ही वायर में है तीनों, मतलब तीनों किस में हो गए, सीरीज में हो गए। तो तीनों को मैंने डायरेक्टली ऐड कर दिया है सीरीज में, तो आंसर आ गया 8/3। मतलब इन तीनों को हटा के हमने सिर्फ एक रेजिस्टर लगा दिया, कितना, 8/3 का। अब फील किया तो ये पूरे सब हट के 8/3 बचा और नीचे r बचा। तो देखो ना दोनों का स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट सेम है, दोनों किस में लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं। तो इसका मतलब इनका पैरेलल सॉल्व कर दिया और फाइनल आंसर आ गया हमारा 8/11 r। क्लियर? तो इन दोनों का 8/3 का r का और r का पैरेलल हमने निकाल दिया। मैंने इसमें r वर्ड यूज नहीं किया है, आपको चाहिए तो आप r वर्ड यूज करके भी कर सकते हैं, एक r कैंसिल होता है, एक r रिमेनिंग रहता है। तो इस तरीके से मैंने सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू को सॉल्व करके देखा, तो आंसर 8/11 आ गया। वही r1 × r2 बाई r1 + r2 रूल लगा दिया है। ओके तो यहाँ तक कोई डाउट बताएं किसी को कुछ और? सर या सर लाइक हम रेजिस्टर्स का ऐसा कॉम्बिनेशन कर सकते हैं क्या, मतलब स्क्वायर शेप में और स्क्वायर की हर साइड को एक एक रेजिस्टर लगा है एंड वो वायर से कनेक्ट हुआ है। ओके वो हर साइड पे रेजिस्टर लगा दिया, देन व्हाट यू वांट टू डू? सर फिर उसका आर इक्विवेलेंट कैसे ढूंढेंगे? ओके R equivalent, सब लोग ध्यान दें, what is R equivalent and why we are searching this R equivalent? Remember, why we are searching this R equivalent? To find the current I is equal to V by R. तो सिंपल सी बात है, we will find the R equivalent about which the battery is connected. This potential is connected. अब अगर आपको क्वेश्चन दिया ही नहीं है कि बैटरी कहाँ कनेक्टेड है, तो पक्का आपको नेम देगा A, B, C and D. क्लियर? बोलेगा कि कैलकुलेट द आर इक्विवेलेंट अबाउट ए एंड बी, तो ए और बी के अबाउट कैलकुलेट करना है, मतलब बैटरी कहाँ लगा दी उसने, ए और बी पे, ऐसे बैटरी लगा दी है। समझ आया? इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड अबाउट आर इक्विवेलेंट अबाउट ए एंड बी,
तो क्या होगा, सब लोग ध्यान दे, क्या होगा, बैटरी से करंट आएगी, एक इस वायर में जाएगी और एक इन तीनों वायर के थ्रू सेम जाएगी। समझ आया कॉम्बिनेशन? नहीं सर, फिर से सर समझाओ। मतलब वो एक रेजिस्टर और वो 3 रेजिस्टर पैरेलल में हो गए। एग्जैक्टली फिर से सुन लेते हैं, फिर से हम देखते हैं कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। देखें, हम ये कहना चाहते हैं कि इफ यू हैव सर्टेन रेजिस्टर्स इन अ रैंडम सेटअप, लेट्स से अ स्क्वायर, so what is the significance of R equivalent? That we need to calculate the current which will be potential upon R equivalent, and this potential is battery, कि बैटरी हमारी कहाँ पे कनेक्टेड है। तो जिस पॉइंट के अबाउट बैटरी कनेक्टेड है हम उसके अबाउट ही सॉल्व करते हैं। सोचो ये नेमिंग हमने दी है A, B, C एंड D। क्लियर एवरीवन? तो बैटरी हमने कनेक्ट कर दी है, सोचो इस तरीके से A और B के अबाउट से। तो करंट कहाँ से होगी, पॉजिटिव से स्टार्ट होगी, करंट ऐसे जाएगी and it will split in two parts. Done. So this is I1 part, this is I2, but the thing is there is no other split, it will go same in these three. तो देखने में ये बहुत अजीब से लग रहे हैं, but all these three are in series and then there is a split one, so this is in parallel with this particular part. तो ये हमारा डिपेंड किया। हाँ सर मतलब वो पॉइंट ए और बी के बीच में जो रेजिस्टर है वो और बी सी डी के साथ, मतलब तीनों के साथ तीनों पैरेलल, तीनों का जो रिजल्टेंट आएगा उसके साथ पैरेलल में दिखेगा वो, क्योंकि जब आप इन तीनों का निकाल के एक कनेक्ट करोगे तो ये होगा। सोचो मैं क्वेश्चन बदल देता हूँ, नाउ सी क्वेश्चन चेंज करते हैं। दीज आर रेजिस्टर्स और बैटरीज, द क्वेश्चन इज आस्क्ड अबाउट दीज, ए एंड बी आर लाइक डायगोनली, तब क्या होगा, इट मींस तब दो पैरेलल में, यानी जो ए और बी के बीच में दो रेजिस्टर है वो सीरीज में हो जाएंगे और बाकी का जो बचा हुआ पोर्शन है वो उसके पैरेलल में हो जाएगा। ओके, तो फिर पैरेलल में। तो ये होगा क्या कि अगर ए और बी के अबाउट पूछा है, दैट मींस करंट विल स्टार्ट। आर इक्विवेलेंट का मतलब समझे, इफ इट इज आस्क्ड अबाउट ए एंड बी, व्हाट इट मींस इज द करंट विल स्टार्ट फ्रॉम ए, तो करंट स्टार्ट फ्रॉम ए और इट विल एंड एट बी, एंड एट बी। तो करंट ए से स्टार्ट होगी तो स्टार्ट होते ही दो स्प्लिट मिल गए ना, एंड इट विल एंड एट बी, मतलब ये ऐसे जाएगा और बी पे एंड होगा। ऐसा नहीं कि फिर वापस घूम के आ जाएगा, इट विल एंड एट बी। आर इक्विवेलेंट ए बी का मतलब यही है। तो ये एक बी से जाएगा और ये यहाँ पर जाएगा, इट मीन्स ये दोनों में सेम करंट है और ये दोनों में सेम है। तो जब आप इनका आर इक्विवेलेंट निकालोगे तो फिगर दिखेगा कि ये ए था और ये बी था और इन दोनों का एक रिजल्टेंट आया और इन दोनों का एक, दैट मीन्स दीज टू आर नाउ इन पैरेलल। तो देखो सेम क्वेश्चन, जस्ट बिकॉज डिफरेंट पर्सपेक्टिव पे पूछा गया है, आंसर्स बदल गए हैं। ओके, सो इस तरीके से हमें ध्यान देना है। तो मैं भी नोट्स पोस्ट करूंगा ग्रुप में, उसमें 2-3 क्वेश्चंस रहेंगे, आप वो सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक बार पूरा रीड करके, और हम नेक्स्ट लेक्चर में वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके सर आप कहाँ से पोस्ट करने वाले हो नोट्स? नोट्स ग्रुप पे लास्ट टाइम डाला था ना मैंने, सिमिलरली आई विल बी पोस्टिंग। यानी स्टार्टिंग चैप्टर के स्टार्टिंग से या उसके बाद में? सर ने लास्ट लेक्चर तक की सब डाले हैं। लास्ट लेक्चर तक का सारा ग्रुप में पोस्ट किया है मैंने। हाँ डाला है ना। हाँ एक बार चेक कर ले आप, लास्ट लेक्चर तक का सारा नोट्स डाला है, उसके बाद आज का जो लेक्चर 5 है वो डाल देंगे, ठीक है? ओके एवरीवन, देन गुड बाय, और वो क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लेंगे सब लोग। ओके बाय बाय। ओके सर, थैंक यू सर। बाय सर। वेलकम एवरीवन। थैंक यू सर।